और अब खबरें विस्तार से। शामली से बड़ी खबर, न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत का ये पूरा मामला, जहां एसएसपी ने 2 सब इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की है। चौकी प्रभारी पंजीठ राधेश्याम भारती निलंबित कर दिए गए हैं। सेक्टर प्रभारी नरेश कुमार भी निलंबित कर दिए गए हैं। दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश हैं। लापरवाही से वाहन आने पर मौत हुई थी, तो 2 कांवड़ियों की मौत हुई थी। अब इस पूरे मामले पर न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा संज्ञान लिया गया है, जहां संज्ञान लेते हुए कार्रवाई भी की गई है। निलंबन की ये कार्रवाई सामने आई है। तो सेक्टर प्रभारी नरेश कुमार भी निलंबित किए गए हैं। तो लापरवाही से वाहन आने पर मौत हुई थी। कांवड़ियों की 2 कांवड़ियों की मौत हुई थी, जिसके चलते कांवड़ियों ने हंगामा भी किया था और न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता दी। इस पर संज्ञान लिया गया है, जहां सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत के मामले में विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं दोनों के खिलाफ। जहां एसएसपी ने 2 सब इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की है, निलंबित कर दिया गया है 2 सब इंस्पेक्टर को। जहां चौकी प्रभारी पंजीठ राधेश्याम भारती निलंबित किए गए हैं, तो उन्हीं के साथ सेक्टर प्रभारी नरेश कुमार को भी निलंबित कर दिया गया है। तो लापरवाही से वाहन आने पर मौत हुई थी और इसके चलते कांवड़ियों में भी आक्रोश था। तो वहीं इस खबर को न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता दी थी, क्योंकि कांवड़ियों के लिए विशेष इंतजाम थे, सीएम योगी के निर्देश थे और इन सब के बीच ये बड़ा हादसा सामने आया था, जिसको लेकर बड़े सवाल भी उठ रहे थे। और अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई है। 2 सब इंस्पेक्टर को एसएसपी ने निलंबित कर दिया है, जिसमें से एक चौकी प्रभारी पंजीठ राधेश्याम भारती हैं, जिन्हें निलंबित किया गया है। तो वहीं दूसरे सेक्टर प्रभारी नरेश कुमार भी निलंबित किए गए हैं। राजधानी लखनऊ में वृहद वृक्षारोपण के संबंध में वेबिनार आयोजित की गई। वेबिनार में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, साथ ही नगर निकाय से जुड़े अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। लखनऊ से अगली खबर, मिशन निरामया अभियान का शुभारंभ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान का शुभारंभ किया है। यूपी के मिशन निरामया को नीति आयोग ने सराहा है। रेटिंग कराने वाला देश का पहला राज्य यूपी बना है। पहले मऊ और शामली माफियाओं के लिए जाना जाता था, आज माफियाओं के पलायन के लिए दोनों जिले जाने जाते हैं। आज वहां मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। तो ये बड़ी उपलब्धियां सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से गिनवाई गई हैं इस अभियान के शुभारंभ के मौके पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 6 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यापक परिवर्तन किए हैं, उस परिवर्तन की कड़ी में आज एक नई उपलब्धि हमारे साथ जुड़ी है, जब मेडिकल एजुकेशन के 2 नए संस्थान स्थापित करने के लिए एमओयू यहाँ पर अभी संपन्न हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 2 अलग अलग क्षेत्रों में, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ में और दूसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में पीपीपी मोड पर नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए यह एमओयू सभी संपन्न हुआ है। आप अनुमान कर सकते हैं कि 2017 के पहले प्रदेश की स्थिति क्या थी। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करेंगे तो मात्र 12 मेडिकल कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हो पाए थे, और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 45 जनपद ऐसे हैं जहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 16 में निर्माणाधीन हैं, जिनमें 14 गवर्नमेंट के हैं, 2 पीपीपी मोड पर निर्माणाधीन हैं। और आज 2 नए मेडिकल कॉलेजेस के लिए एमओयू यहाँ पर होना मेडिकल एजुकेशन को
प्रधानमंत्री मोदी जी के वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना को साकार करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस अवसर पर मैं मेडिकल एजुकेशन को और जिन संस्थानों से के साथ श्री राजीव सामाजिक शिक्षा सेवा संस्थान, ज्ञान चेतना एजुकेशनल सोसाइटी, इन दोनों संस्थाओं को मैं इस अवसर पर बधाई देता हूँ। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा है कि देश में भाजपा गठबंधन की ताकत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में निरंतर बढ़ रही है। लखनऊ से अब खबर, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा बयान, जीडीपी नापने का पैमाना खेती है तो खेती और पशु एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। भारत की अर्थव्यवस्था गाय पर आधारित रही है। गौशाला, पाठशाला, व्यायामशाला और यज्ञशाला तो गौचर भूमियों को कब्जा मुक्त कराने के लिए अभियान चलेगा। तो चारागाहों को कब्जा मुक्त कराकर हरा चारा उगाया जाएगा। यूपी के पशुपालकों को लाभ के लिए हम काम कर रहे हैं। अफसरों की उपस्थिति के लिए हमने ऐप विकसित किया। तो सभी को एक वृक्ष लगाना चाहिए। तो 1.60 करोड़ की लागत से गौशाला बना रहे हैं। धर्मपाल सिंह का बड़ा बयान। में सभी जिलाधिकारियों को शासनादेश निर्गत कर दिया गया है। वो गोचर भूमियों को चिन्हांकन करेंगे। चिन्हांकन करने के बाद, क्योंकि हमने भूसा बैंक बना दिए हैं 75 जिलों में, भूसे का प्रबंध कर दिया है। भूसा निरे उससे नहीं खा सकते हमारे पशु, तो हरे चारे की आवश्यकता होती है। इस पर नेपियर घास इत्यादि हम बुवाएंगे। जिलाधिकारी इसमें पूरा सहयोग करके और इसमें पुलिस को भी लगाया ताकि उन्हें कब्जा मुक्त करा दें। तो ये 45 दिन के अंदर, क्योंकि अभी बरसात का समय, चारा लग जाएगा तो पूरे साल के लिए नेपियर घास जो उग जाएगी तो हरे चारे की कोई कमी नहीं रहेगी। इस तरीके से हमारी जो देसी गाय, समस्या ये है कि पशुपालक दूध देने के बाद गाय को छोड़ देता है, क्योंकि देसी गाय दूध कम देती है। लेकिन आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को हम अवगत कराना चाहते हैं, देसी गाय का दूध अमृत है। यदि किसी परिवार को 1 लीटर ही देसी गाय का दूध मिल जाए तो मानो अमृत मिल गया। तो देसी गाय की नस्ल में सुधार करने के लिए हम देसी गाय में साहिवाल गाय, गिरी गाय, थार पारकर गाय। दिल्ली में एनडीए की बैठक होने वाली है। इसे लेकर न्यूज वन इंडिया ने सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से खास बातचीत की है। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और सुभाषपा के गठबंधन को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगती आ रही हैं। अभी फिर से खबरें हैं कि 18 जुलाई को एक बड़ी बैठक हो सकती है, जिसमें राजभर जी अपने कुनबे के साथ भारतीय जनता पार्टी की थिंक टैंक कहे जाने अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। क्या है बात, क्या जा रहे हैं अमित शाह से मिलने राजभर जी? खुद जानने के लिए हम बात करेंगे अमित शाह के दौरे के लेके ओपी राजभर जी से। राजभर जी, फिर से एक अटकलें, कयास, 18 जुलाई को आपकी एक बड़ी मुलाकात, उसके बाद गठबंधन का ऐलान। देखिए, हमको ना तो किसी का टेलीफोन है, ना कोई आमंत्रण पत्र है। 18 तारीख में बैठक जो हो रही है वो एनडीए की बैठक है। हमारी पार्टी से अभी समझौते के लिए कोई बात ही नहीं हुई, तो हम वहाँ क्यों जाएं? हम वहाँ मीटिंग में क्यों जाएंगे? कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है उसके पहले आए अमित शाह और जेपी नड्डा से आपकी मुलाकात हो सकती है। बताओ, एनडीए के नहीं, क्योंकि गठबंधन का हो सकता है उसके बाद आप कर दें, ऐलान कर दें। कोई बात करे तो फिर बात की जा सकती है, कोई परहेज नहीं है। कोई बात तो करे, जो बात करेगा फिर उस पर बात आगे बढ़ेगी तो विचार किया जाएगा। जी, बड़ा समय नहीं होता जा रहा है कि देख रहे हैं आप मुहाने पे, यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो कि अगस्त सितंबर के बाद से आप पूरे चुनाव मोड में होंगे 2024 के। उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल पे सबकी नजर रहती है। पूर्वांचल में राजभर की क्या अहमियत है ये सभी दल जानते हैं। तो जो पहले आएगा उसके पास राजभर के ऑप्शन खुला रहेगा। सबके लिए दरवाजा खुला है, हमारा दरवाजा बंद नहीं रहता है, सबके लिए खुला है। अखिलेश कमर डांड मेड़ का झगड़ा है, विचारों का झगड़ा है, विचारों का झगड़ा है, न हमारा डांड मेड़ का उनका झगड़ा नहीं है।
विचारों का झगड़ा है। विचारों का झगड़ा और बीजेपी से बीजेपी से कौन झगड़ा है? चीज पूछना चाहते हैं, मतलब उससे कोई झगड़ा नहीं, उससे कोई बैर हमारा नहीं। देखिए, कोई भी दल हो, किसी दल से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा हमारा सिर्फ विचारों का होता है। भाई हम चाहते हैं जातिवार जनगणना। सत्ता में रहे अखिलेश जी, याद नहीं आया। सत्ता में बीजेपी रही और है, याद नहीं आया। बसपा रही सत्ता में, कांग्रेस रही, याद नहीं आया। आज कांग्रेस भी कह रही है कि जातिवार जनगणना, सपा भी कह रही है, जदयू धन भी अलॉट कर दिया और आदेश भी दे दिया जातिवार जनगणना का। तो जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनसे तो बेहतर वो आदमी है ना समाज के प्रति। इस नाते हम इसी वही बात है ना कि नीतियों की बात हम कह रहे हैं कि भाई अगला इस तरह कर रहा तो आपने क्यों नहीं किया, आज आपको याद क्यों आया? सवाल ये है। विपक्षी एकता की जब बैठक हुई थी पटना में, उसमें तो आपको बुलाया नहीं गया था। भैया मेरे, अच्छा ये बताओ, एक का संघ है, सबके ने उतार दी जाइए। तब अगर एकता आपको बनानी है तो जितने लोग बीजेपी के खिलाफ है उनको बुलाया जाएगा ना। वहाँ पे आप विपक्ष की एकता की जब बात करते हैं राजभर जी, तो माना जाता है कि राजभर कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ हैं, और जब आपसे पूछा जाता है तो मायावती को क्यों नहीं बुलाया गया? उनके ऊपर तो ठप्पा लगा हुआ बी टीम बताया जाता है बीजेपी की। तो सपा भी तो बी टीम है, तो बुलाई गई थी ना। बी टीम है। जो जीता वो ये टीम, जो हारा वो बी टीम। तो दिल्ली जितने लोग हारे हुए हैं सब लोग बी ए टीम है ना। बीजेपी ये टीम और कहा है ये टीम है, सारे हुए लोग बी टीम है। ये सवाल, क्योंकि राजवीर सबका कयास है, और निश्चित तौर से 2022 का चुनाव देखा था बीजेपी के लिए। पूर्वांचल अगर देखेंगे आपके बगैर तो उतना अच्छा नहीं रहा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चलो ठीक है, अब जयंत चौधरी आप पे नजर है। जयंत चौधरी पश्चिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जानते हैं। पूर्वांचल के अगर राजभर को रखेंगे तो जो बेल्ट है पूर्वांचल की उसमें बहुत इंपॉर्टेंट। क्या यही वजह है कि आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई पार्टियां आपसे आके मिले, आप अपनी तरफ से पहल नहीं करेंगे? नहीं, हम करें, बताए ना 7 अक्टूबर जो डेट रखे हैं, जुलाई भर अपने पार्टी के संगठन की समीक्षा कर रहे हैं। जुलाई खत्म होने के बाद तो फिर पार्टी के नेताओं से बात शुरू करेंगे, गठबंधन को। अगर कोई नहीं आता है अपनी तरफ से, अपनी तरफ से आप लोग पहल भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल करेंगे। बहुत बार आपने बहन जी का नाम लिया है। क्यों नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, उनसे सबसे मिलेंगे। मिलने में कहा जा रहा है, बात रखेंगे। भाई आखिर में जब सब लोग एक चाहते हो कि समाज का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, देश का विकास, तो फिर अलग अलग क्यों लड़ रहे हो? सब लोग मिलकर लड़ो। 18 तारीख तक दिल्ली जाने का प्रोग्राम तो नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं। चलिए ठीक है, राजभर जी थे बताते दिल्ली जाने का कोई प्रोग्राम नहीं, पर अगर फोन आता है और बुलाया जाता है तो जाने में कोई संकोच नहीं है। पूर्वांचल में राजभर का एक राज है, एक छत्रराज है, उसकी ताकत सब जानते हैं, और अभी अपना इंतजार करेंगे राजभर, और देखा जाएगा कि 7 अक्टूबर को, राजभर जी 7 अक्टूबर को पक्का, 7 अक्टूबर को औपचारिक ऐलान भी करेंगे 2024 के लिए। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में 10 मुकदमों पर जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। जिला जज डॉक्टर ए.के. विश्वेश ने 7 मुकदमों की सुनवाई का शेड्यूल बनाया। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में 10 वाद पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद 14 जुलाई को अगली तारीख कोर्ट ने दी है। दरअसल अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की रिवीजन याचिका पर मुस्लिम पक्ष के द्वारा जवाब दाखिल किया गया है। 1 महीने बाद हो रही सुनवाई में हिंदू पक्ष की तरफ से 7 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई में जिला जज के द्वारा एक नई व्यवस्था दी गई। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी से जुड़ी हुई वादनी महिलाएं लक्ष्मी सिंह, लक्ष्मी देवी, रेखा पाठक, सीता साहू, मंजू व्यास ने अदालत में अर्जी लगाकर ये मांग की थी कि 7 मामलों की सुनवाई एक साथ एक ही अदालत में की जाए। वादी ने महिलाओं की मांग पर जिला जज की कोर्ट ने बीते 22 मई को सभी केस को एक साथ सुनने का आदेश जारी किया गया था। आज हिंदू और मुस्लिम पक्ष की उपस्थिति में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी वाद के 7 मामलों की सुनवाई एक साथ होगी, और साथ ही इसका शेड्यूल आज तय किया गया है। आपको बताते चले कि पिछले साल दिसंबर में ही ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी से जुड़ी हुई वादनी महिलाओं के द्वारा कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी कि ज्ञानवापी विवाद मामले में एक ही नेचर की सभी याचिकाओं पर सुनवाई एक ही कोर्ट में की जाए। वादनी महिलाओं ने एप्लीकेशन पर जिला जज की कोर्ट ने 22 मई को सभी केस को एक साथ क्लब करने का आदेश दिया था। आज एक बड़ी बात हुई कि पहली बार इस मुकदमे में यूनियन ऑफ इंडिया के अधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता शामिल हुए हैं, और उन्होंने कहा कि अभी तक इस मुकदमे की यानी इस प्लेन की मुझे कॉपी नहीं प्राप्त हुई है, तो उसको उपलब्ध कराई जाए, और जो भी प्रोसीडिंग रही है अब तक का वो उसकी भी कॉपी कराई जाए, उपलब्ध कराई जाए। और इस विषय को उन्होंने आगे देते हुए कि 29 अगस्त को डेट लगी है सुप्रीम कोर्ट में आर्कियोलॉजी सर्वे कराने के लिए, जो हिंदू पक्ष से आग्रह किया गया था, और जो बैरिकेटिंग एरिया है उसके संदर्भ में। तो इन सब बातों को सुनते हुए विस्तार से माननीय न्यायालय ने कहा कि ठीक है, आपको कॉपी सर्व करा दी जाएगी, और इस विषय को
रखने के लिए माननीय न्यायालय जनपद न्यायाधीश वाराणसी ने 14 जुलाई का डेट। फतेहपुर की मलवा थाने की पुलिस ने अवैध असलाहा फैक्ट्री का खुलासा करते हुए अवैध असलाहों का जखीरा बरामद किया है, जिसमें भारी मात्रा में बने और अध बने असलाहों के साथ असलाहा बनाने का सामान भी पुलिस के हाथ लगा है। मलवा थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि पनाई इनियातपुर गांव के कब्रिस्तान में बने खंडहर में असलाहा बनाने का काम चल रहा है। और अब खबर शामली से है, जहां बुढ़ाना रोड स्थित HDFC बैंक के ATM में एक युवक ने ATM कार्ड बदलकर एक युवक को अपना ठगी का शिकार बनाया। दरअसल ठगी करने पहुंचे युवक कावड़ियों की भेष में था। वह ATM से पैसे निकाल रहे युवक को करीब 1.5 लाख रुपए की चपत लगा दी। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। बुलंदशहर के खुर्जा नगर के जेवर के पास अस्पताल में उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर आरोप लगाया कि गलत इंजेक्शन लगने से महिला की मौत हुई है, जिसके बाद मृत महिला को छोड़ डॉक्टर और स्टाफ अस्पतालों से फरार हो गए हैं। ग्रेटर नोएडा से अब खबर, पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 8 वर्ष के मासूम की हत्या का खुलासा किया गया है। मां बेटे के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। प्रेमी के साथ मिलकर मां ने की है बेटे की हत्या। तो प्रेमी के साथ आरोपी महिला के थे अवैध संबंध। घटना के बाद 3 दिन बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। पिता की तहरीर पर थाना बादलपुर में दर्ज हुआ था मुकदमा। 2 दिन बाद पुलिस को संभल में मासूम का शव मिला था। महिला समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। को जो अभियुक्ता है ये जाती है अपनी बेटी के घर, वहाँ से बच्चे को लेती है, उसको पैसा देती है और ओमपाल द्वारा सौंपे गए सल्फास को दवा बना करके बच्चे को खिलाती है कि बुखार की दवा तुम खा लो। बच्चे को फिर वो रिंकी जो उसके पति की पहली पत्नी की बेटी है उसके घर पे वो छोड़ती है, जहाँ बच्चा बेहोश हो जाता है। वहाँ पर उसका ससुर उसके चाचा मानक से संपर्क करता है और मानक वापस आता है और बच्चे को लेकर के अमर सिंह और मानक जाते हैं और उसको बेहोश बच्चे को वहाँ पानी में फेंक देते हैं 6 तारीख को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।